प्रणाम पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप आज एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट हैं और हमारे साथ शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। और ये भी मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपके ये श्रृंखला में मुझको याद किए हैं और ये बोलने का मौका भी हो रहा है और आप सबके साथ मेरा जो थॉट्स है वो शेयर करने का मौका भी मिल रहा है। थैंक यू। पंडित जी, आपका जब बचपन का समय था, जब आप उस्ताद बहादुर खान साहब के पास सीखने गए थे, क्योंकि हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही महत्व रहा है हमेशा से। अभी थोड़ा समय बदला हुआ है, तब कैसा था? मतलब आप सीखते थे उनके पास, वो समय कैसा हुआ? आपका बचपन कैसा था? मतलब हाँ, वो तो एक मतलब ऐसा वो जो मैं सोच रहा था कि मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे घर पे म्यूजिक था। मेरा पिताजी भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे और वो सितार बजाते थे। लेकिन मेरा पहला गुरु मेरा दादाजी, जो विभूति रंजन मजूमदार जी, उन्होंने ऐसे मुझको पाल पोस कर एकदम बचपन से म्यूजिक के जरिए और एजुकेशन मतलब स्टडी भी चल रहा था। तो मैं जब उस्ताद के पास मुझको लेके गए मेरे पिताजी, दैट टाइम उस्ताद जी वाज प्रीटी बिजी, ही वाज इन द पीक ऑफ हिज फॉर्म, मतलब प्रोफेशनली और सब कुछ ही। तो पहली दफे जब लेके गए, पहले सुना और उस्ताद जी took 6 months to take the decision whether he is going to accept me or not. तो 6 महीने बाद उस्ताद जी ने मेरे पिताजी को बुला के कहा कि हाँ ठीक है, मैं राजी हूँ आपके बेटा को मतलब शिष्य के रूप में मैं लेना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे गुरु शिष्य परंपरा मतलब उनका घर पे रह के तो मतलब उस टाइम पे तो नहीं हो पाया, लेकिन उस टाइम पे आई वॉज इन क्लास 2-3 ऐसा ही कुछ होगा मतलब। लेकिन उस जमाना ऐसा नहीं था कि इतना प्रेशर, इतना ये सब नहीं था। तो स्टडी करने के बाद भी बहुत टाइम रहता था कि सीखने का टाइम, प्रैक्टिस, रियाज करने का। और मेरा दादाजी रियाज कराते थे, मेरे पिताजी भी दिखाते थे। और ऐसे ऐसे टाइम हमने बिताया कि कभी कभी उस्ताद जी के घर पे हफ्ते में 1 दिन जाने का था पहले। उसके बाद ऐसा हुआ हो जाता था कि एग्जाम के बाद जो ब्रेक होता था उस टाइम पे ऐसे भी होता था कि हफ्ते में 2-3 दिन वहाँ पे जाके, ऐसा भी हुआ कि सुबह जाके शाम तक मैं रहा उस्ताद जी के घर पे, वहाँ पे खाना खाया और ऐसे ही चलता था। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उस्ताद जी मुझको लेके बैठा 6 बजे रात 10, साढ़े 10, 11 बजे तक एकदम कांस्टेंट तालीम चल रहा था। क्या बात है उस वक्त? हाँ, मतलब थोड़ा सा एडवांस होने के बाद। और कभी मतलब जब मैंने शुरू किया उस टाइम पे उस्ताद जी इन रिटन फॉर्म, मतलब वो जो एक्सरसाइज बुक लेके मैं जाता था उसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 रागों का ओनली द चलन, अस्थाई अंतरा, और उससे ज्यादा कुछ लिखने का मतलब वो आई वॉज नॉट अलाउड, क्योंकि वो मानते थे कि वो याद करके एक मतलब ऐसा नहीं है कि जो लिख के दे रहे हैं वो पूरा मेमोराइज करके बजाना। तो वो मानते थे कि वो जब दे रहे, सिखा रहे, वो जो मेरे ब्रेन में यहाँ पे और यहाँ पे बाई हार्ट जो सिखाने का जो तरीका उन्होंने सिखाया, उसमें क्या होता था कि पहले 10 चीज सिखाया, उसमें 2 ही चीज याद रहा। तो वो एक मेमोरी प्रैक्टिस जैसा चलता था। तो ऐसा हो गया कि उससे अपनापन, मतलब वो जो चीज दे रहा है वो अपनापन
जो होना चाहिए, आई हैड टू इम्बाइब दैट होल थिंग, और वो मैं आई यूज्ड टू गिव हिम बैक, मतलब रियाज करके मैं सुनाता था। तो दैट वाज द प्रोसेस। तो ऐसा भी होता था कि मैं, जैसे कि मेरे जिंदगी में जब तक उस्ताद जी के पास 18 years आई वाज विद हिम टिल हिज डेथ, तो वो यमन मैंने सीखा इन डिफरेंट स्टेजेस। तो वो यमन को लेके एक राग 6 महीने से 8-9 महीने तक चलता था। उसमें क्या होता था कि वो रागों का जो जितने सारे एंगल्स है और उसका आसपास में उसका नेबारूड का जो राग्स है उसके अंदाज भी देते थे कि कल्याण ठाट का और यमन के साथ यमन कल्याण और कल्याण ठाट का जो जितने सारे रागों का है उसका अंदाजा भी देते थे। तो ऐसे तालीम, मतलब आई वाज सो फॉर्चुनेट कि उस्ताद जी मुझको ऐसे पाल पोस कर और मतलब सबसे पहले तो राग के पहले तो हाथ, बेसिक चीज, जो दोनों हाथ का जो टोन निकालना है, उस्ताद जी का टोन इतना अच्छा था। और राइट हैंड मूवमेंट, लेफ्ट हैंड मूवमेंट, पलटा, ये सब लेके राग के साथ राग विचार भी एक चीज है जो सिखाया कि हर राग एक जैसा नहीं है। जैसे एक आदमी एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके होता है, एक रागों का शक्ल भी ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने सिखाया। तो as I had been learning, मतलब थोड़ा सा सीनियरिटी मेरा हो रहा था, जितने ईयर्स जा रहे थे, तो तजुर्बा के हिसाब से उन्होंने मुझको दिखाया कि देखो अब जब तुम 3 साल पहले तुमने जो सीखा, अभी तुमको जो आ रहा हूँ एक ही राग पर, उसमें कितने सारे रास्ते निकल रहा है, और अभी you can get to understand what exactly I am telling you and you will be able to retrieve those things. तो ऐसे चीजें जो बारीकी चीज है वो सिखाते थे। और at the same time, as you know that our Karana is Senia, वो ध्रुपद बेस्ड, तो बहुत सारे ध्रुपद बंदिश भी सिखाया। रागों का जो शक्ल समझने के लिए बंदिश का बहुत जरूरी है। तो इस तरह वो तालीम चलता रहा। अभी आपने एक बात कही यहाँ पे रागों को लेकर कि हर राग का स्वरूप अलग अलग है। जब भी अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी, ठाटों को लेकर एक बात पढ़ रही थी, तो ऐसा कहा गया है, किताब में कहीं लिखा हुआ था कि ये जो अभी हमारा 10 ठाटों वाला परंपरा आया, पद्धति आया, पहले ऐसा नहीं था, काफी ज्यादा ठाट है। तो उस वजह से कई सारे रागों का रूप एक हो गया है। और हमारा जो भारतीय गायन एवं वादन है, इसमें हर राग का एक एसेंस है, मतलब उसका एक श्रुति, हर श्रुति के ऊपर है, मतलब स्वर भले ही सारे गमा पधा निसा है, श्रुत्यंतर से वो राग, ये बात हमें बजाते समय भी सिखाई गई है पिताजी के द्वारा कि श्रुत्यंतर से वो हर राग का स्वर अलग अलग है, हर राग का एक रूप अलग है, मतलब सारे गमा वही रहा तो भी उसमें एक बारीक सा अंतर है। इस बारे में मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। एक्चुअली क्या है कि रागों का जो ठाट सिस्टम जो है, ठाट सिस्टम क्या है, ये चिकन पहले या एक पहले ऐसे ही है। ठाट तो पहले नहीं आया, रागों को एक नोमेनक्लेचर बना के एक क्लास्टर में उन्होंने, जो भातखंडे जी ने उस टाइम के बाद ये ठाट सिस्टम आया। लेकिन बड़े जो हस्तियां जो थे, वो राग के बारे में, राग का सोच ऐसा था कि बाद में ऐसे सवाल आया कि टोरी और मुल्तानी में क्या फर्क है। टोरी है क्योंकि टोरी इज designated with the particular notes and with their particular sartha, जो श्रुति है वो पूरा मिलके हमारे शास्त्र ऐसा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक वन अंडरस्टैंड कि नोट दे के ये समझाना बहुत मुश्किल है।
जी When you are going beyond the note concept, then the raga concept will be very clear. राइट ये सारे खबरदारी मारेगा, ये जो रेखाब और गंधार जो है, ये मारेगा सानी धपा माधा मारे गा रे सा, ये तो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन मारेगा तो इस तरह से इट इज नथिंग बट टोरी या की टोरी, ये पता चल जाता है। तो एक एक रागों का, जैसे ये हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक खूबी ये है कि एक राग का जो 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 समूह जो है वही दूसरे राग के लिए भी वैलिड है, लेकिन उनका श्रुति और उनका प्रयोग ऐसा होना चाहिए। अरे बारीकी चीज है इसमें, देखिए कि कोमल ऋषभ और कोमल गंधार का एक रेशियो है, कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का एक रेशियो है। हर एक एक राग का अलग अलग वो शक्ल है, वो डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग हैज टू बी जज्ड बाय हियरिंग। तो ये अपना अपना है, क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत का दो तीन चीजें हैं। एक तो है शास्त्रों का एक ग्रामर तो है ही, लेकिन उसका जो एस्थेटिक पार्ट है वो एस्थेटिक टोटली डिपेंडिंग ऑन उसका जो राग क्या है, रंजयती इति राग, वो कितने दूर तक, कितने हद तक वो मनोरंजन कर सकता है, हाउ यू आर एंजॉयिंग द एक्सटेसी ऑफ दैट मेलोडी, ये भी राग है। लेकिन ब्यूटी है कि वो ग्रामर का वो जो चौहद्दी है उसको ले एक आदमी जैसे कर रहा है, दूसरा वो दूसरी टाइप का कर रहा है, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट द सेम राग फीलिंग इन डिफरेंट वे। जी ब्यूटी ऑफ आवर इंडस्ट्री। जी पंडित जी, जैसे अभी अपने राग विचार की बात की, आपका जब मैं सुनती हूँ जब राग, तो अचानक एक फ्रेज ऐसा इतना सुंदर आता है और लगता है कि वाह ये क्या बात है, ये बहुत सुंदर है, ये कैसे आया। तो ये जो विचार है, आप जब राग को बजाते हैं तो वो ब्यूटी, वो सौंदर्य उसका वो कैसे उभर के बाहर आता है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। क्योंकि बहुत बार ये रंजयती राग के इस पर लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत राग में बहुत ज्यादा छूट लेते हैं। आपका जो है राग को पकड़कर आप इतना सुंदर बजाते हैं, मैं उस भाव का, उस विचार के बारे में जानना चाहती हूँ। ये तो मेरा गुरुओं का देन है, जैसे उन्होंने जो शिक्षा मिली के जरिए जो मेरा चिंतन है, क्योंकि गुरु जी वो दोनों गुरुओं में मेरा बताते थे कि ये जो मैं क्या है, ये रागों का जो आइडिया है और जिस तरीका से पेश करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए परफॉर्मेंस का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है ये सुर में होना चाहिए, लय में होना चाहिए। लेकिन ये सुर में होना चाहिए का मतलब इसका इट हैज गॉट अ वेरी बिगर मीनिंग, ग्रेटर मीनिंग। इसका मतलब एक एक नोट लगाने का जो तरीका है उसमें एक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये गुरु दिखा सकता है, लेकिन गुरु नहीं सिखा सकता। यू आर ए वेरी नाइस म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, तो आपको भी ये उपलब्धि जरूर हुआ कि ये जो चीज है ये अंदर से ये फील करना चाहिए। तो जब वो देखिए ये जो टोन है, एक एक नोट का जो इफेक्ट है, और नोट के बाद दूसरा नोट उसका जो पॉज है, ये तो पूरा रिवाइंड करके पोस्टमार्टम करके बोलना बहुत मुश्किल है। पूरा चीज जो है उसमें कितने सारे चीज है, ये चिंतन मनन से होता है। वो मेरा गुरुओं ने जैसे सिखाया, मैंने उसी हिसाब से मैंने कल्पना किया है, और वो सुर लगाने का, सर लगाने का जो अदाकारी जो बोलते हैं, वो अगर ठीक से हुआ तो डेफिनेटली इट विल हैव ट्रेमेंडस इम्पैक्ट। तो वो मैं मानता हूँ, और कितना दूर तक ये होता है ये तो श्रोताओं
बोल सकते हैं, आप सब लोग बोल सकते हैं, बट आई ओनली ट्राई। और जो आज से 40 साल पहले जो गुरुओं ने दिखाया, बहुत सारी चीज अभी भी है, आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस लाइक दैट। लेकिन मैं उसी तलाश में हूँ कि वो जो बारीकी चीज है वो कैसे, जैसे एक नोट कसाब ने ऐसे चीज दिखाया कि एक नोट लगा के वो राग को स्थापित किया जा सकता है। ये गांधार, बिहार का गांधार क्या होना चाहिए, एक बिहार का गांधार से सा वो इफेक्टिवली कैसे हो सकता है, और कुछ नहीं चाहिए। एक राग जमाने के लिए, खाने के लिए बहुत सारे फ्रेजेस दिखाना नहीं चाहिए। तो दैट्स द ब्यूटी। और मेरा मतलब निरंतर ये प्रयास जारी है और जारी रहेगा कि जितना कम शब्द से, ये सबसे डिफिकल्ट है कि बहुत शब्द से बात करना, लेकिन बहुत ही उसका इफेक्ट ज्यादा है। और एक चीज उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे चीज हम कर सकते हैं, बहुत ही कलवाती वो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हिट, जैसे खसाब ने ऐसे रागों का उनका जो डिपिक्शन है, उसमें 20 मिनट उन्होंने बजाया अलाप जोर, लेकिन उसका इफेक्ट लगता है कि 1 घंटा। सेंस ऑफ एडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हम बहुत सारे को सीखते हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या नहीं करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाट टू डू, एंड unlearning something and undoing something is very difficult. आज इसी उम्र में जो कुछ भी मैं हूँ, मेरा निरंतर ये चिंता है कि बहुत सारे कुछ अभी है, लेकिन कौन चीज मैं नहीं बजाऊंगा, थोड़ा सा कम बजा के ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए। दैट इज द रियल। क्या बात है। बहुत ही भावनात्मक, बहुत ही सौंदर्यात्मक शैली है आपके वादन की। कोशिश करता हूँ इफेक्टिवली, और राग का शुद्धता ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक में वो जो क्लासिकलिटी मेंटेन होना चाहिए, वो आई एम लुकिंग ओल्ड स्कूल इन दैट वे कि एक्सपेरिमेंट तो होना ही चाहिए, एक्सपेरिमेंट मैं भी करता हूँ, लेकिन दैट हैज टू बी अबाइडेड बाय द लॉ ऑफ द राग। और उसमें एक एक रास्ता ऐसा आ सकते हैं कि you have to look into that raga like bird's eye view, because कैसे दिखता है कि एक गांधार, जैसे उस्ताद जी और बाबा हलीवर खान साहब भी बोलते थे कि एक राग को पहचाना, एक राग को जानना, और एक को जानबूझ के सही तरीके से इम्बाइब करके बजा, इसमें बहुत ही फर्क है। खान साहब बोलते थे कि रागों के लिए तुम जो राग बजाने का कोशिश कर रहा हो, उसको भी इसी तरीके से उसको कायम रखो। यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू डिपिक्ट दैट राग इन दैट वे कि एक राग, एक नोट से पता चलेगा कि दिस इज यमन, दिस इज मालकोस, दिस इज दरबारी, व्हाटएवर। तो वो जो शिक्षा और वो जो क्या बोलता हूँ मैं, जो स्पिरिट उन्होंने दिया और जिस तरीका से उन्होंने दिया, वही निरंतर वो अंदर में चलता है, और उसी तलाश में मैं हूँ। तो जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके जरिए जो होता है, बस वही मैं बोल सकता हूँ। बियॉन्ड दैट आई डोंट नो। आप सरोद में राग के जो स्ट्रोक है उसको आप बड़ा महत्व देते हैं, तो जवा की तकनीक और राग का जो आपका स्ट्रोक है, जो इसको आप महत्व देते हैं, जिससे आपका वादन में इतना स्मूथनेस ये आता है, सॉफ्टनेस आता है, मतलब एक निरंतरता, एक प्रवाह आता है, उस शास्त्र को मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये राग स्ट्रोक बहुत ही राग स्ट्रोक का एक महत्व ये है कि इट्स वेरी डेलिकेट और सटल चीज, वो दिखाने के लिए राग स्ट्रोक इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक पोजीशन है जवा का, और लेफ्ट हैंड का प्रेशर भी ऐसा होना चाहिए, जैसे
देखिए so this part, the last part will be in Ra, and that will be the difference. Let me try. I don't know how much come through that. क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। So this the delicate phrases always it has to be with Ra. पंडित जी, कभी कभी लगता है कि ईश्वर हमें सिखा रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी चल रहा है, अभी जैसा समय चल रहा है, हमने संगीत का एक और पक्ष है जो है वैज्ञानिक पक्ष। या तो हमारे यहाँ भारत में संगीत को एक ईश्वर की आराधना का विषय मानते हैं, हम ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ लोगों के लिए वो हॉबी है, शौक है, कुछ के लिए वो समर्पण है कि हमारा पूरा अस्तित्व हम संगीत को दे देते हैं। लेकिन संगीत के पीछे एक बहुत बड़ा शास्त्र है, वो सिर्फ बजाने का न होकर कि बजाना या गाना कैसे है वो न होकर एक एक स्वर के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, एक कारण है उसकी उत्पत्ति के पीछे, उसका अपना एक स्वरूप है जो कहीं ना कहीं इस पूरे ब्रह्मांड से विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है वो पक्ष यानी चिकित्सकीय पक्ष है, उसका चिकित्सा वाला पक्ष, कि म्यूजिक से हमें बहुत ज्यादा थेरेपिटिकल फायदा हो सकता है, हमारे शरीर को बहुत अलग तरीके से हीलिंग मिल सकती है, और जो कि बहुत ज्यादा अनुभव किया है। मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप चुप बजाते हैं, आपने इतने सालों तक, आप इतने महान आर्टिस्ट, इतने सालों तक आपने संगीत की साधना की है, आपका अनुभव या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं भी थोड़ा बहुत काम किया है कि म्यूजिक थेरेपी और ये सब, लेकिन मुझे एज बीइंग स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स व्हाट आई फेल्ट इज कि जो एक एक नोट और रागों का जो नोट्स लगता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का नेचर से जुड़े हुए है, एंड देयर मस्ट हैव बीन सम रिजेम्बलेंस विद दैट। वो जब होता है तभी कुछ इफेक्ट बनता है जी। तो मुझे लगता है कि ये जो कमाल जो होता है वो साउंड के बजाय, साउंड क्वालिटी की वजह से, उसका फ्रीक्वेंसी अगर सही तरीके से, जैसे कि कोमल गंधार, एक राग कोमल गंधार, जैसे कनाडा का कोमल गंधार या कोई मल्हार का कोमल गंधार, वो अगर सही जगह पे अगर पुट किया जाए तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली हो सकता है। तो इसी हिसाब से यू मस्ट बी नोइंग रिसेंटली एक बहुत ही मतलब मैजिक जैसा काम हुआ। यहाँ पे एक कोमा पेशेंट थे यहाँ पे कलकत्ते में, एंड द डॉक्टर इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो उन्होंने
राजम जी का एक दरबारी कांगड़ा जी एकदम एब्सोल्युटली दैट पेशेंट वाज आउट ऑफ कंट्रोल, वो कुछ होने वाला नहीं था, बहुत दिन से कोमा में। आफ्टर 10 days of continuous playing of that particular piece, that patient got much relief and he came back to normal position. जी उस विषय पर मेरे पास भी इंटरव्यू लिया है, वो जो मतलब एक जर्नलिस्ट जो काम कर रहे थे वो खबर ले रहे थे। तो ये संभव है, ये संभव हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे म्यूजिक थेरेपी का जो काम हुआ, ये उसमें दिखा गया कि वो जो वेजिटेबल्स उसका ग्रोथ बढ़ जाता है। तो बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन मुझे जो अभी तक जो लगता है कि it is still the approach is still it's like hypothetical. अभी एक इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ कर सकते कि पर्टिकुलर ये राग, इस नोट, ये इससे ये काम हो सकता है। हाइपोथेटिकली वो यू कैन डेफिनेटली कैन से कि इससे डेफिनेटली काम होता है, स्पेशली सेरिब्रल पल्सी और क्या हमारे म्यूजिक का जो एक है ना, नर्व को बहुत शांत कर देते हैं जी, एंड इट डेफिनेटली हैज गॉट सम इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम जी। तो नर्वस सिस्टम के लिए जो एक चैन और वो जो चाहिए, दैट म्यूजिक डेफिनेटली कैन ब्रिंग दैट काइंड ऑफ इफेक्ट। उसमें तो इट हैज बीन यूज्ड एंड इट इज बीइंग यूज्ड और इससे कम होता है, इस तक तो मैं जरूर मानूंगा जी। तो बहुत काम आप भी कर रही है, तो डेफिनेटली आई थिंक इन नेक्स्ट 20-30 years this will be a major this will be in a major shape in developed way. It will help to have the practice of music therapy for common people जी। कोई राग से, जैसे इस राग से सिर दर्द जाता है, इस राग से बुखार जाता है ये सब I don't believe in that कि ये सारंग में आपका सर यहाँ से यहाँ तक ये दर्द चला जाएगा, ये सब बेकार था। ये नहीं होता क्योंकि वो एब्सोल्युटली ये साउंड थेरेपी हो सकता है कि साउंड का एक जो है, क्योंकि आप देखिए इफ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द एनी साउंड एंड म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल नोट और म्यूजिकल साउंड का डेफिनेशन क्या है, व्हिच हैज गॉट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जी। तो वो फ्रीक्वेंसी के जरिए उसका एक साउंड क्वालिटी जाता है, वो क्वालिटी जो बन जाता है उसका कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस होता है ना, एक के बाद उससे कुछ हो सकता है जी। तो मैं तो यही मानता हूँ इस तक हो सकता है, लेकिन एक ग्राहक के लिए सरदर्द के लिए ये है और सारंग के लिए ये है, पैर में दर्द हो रहा है और इंडाइजेशन के लिए ये है, ये क्योंकि ऐसा लगता है हर फ्रेज का, क्योंकि हर इंसान अलग है, तो हर फ्रेज का, राग के अंदर भी हर फ्रेज का, हर वो उसका अलग प्रभाव अलग इंसान पर पड़ सकता है, पड़ता है इनफैक्ट। अच्छा पंडित जी, क्योंकि मैंने सुना है कि आपको भोजन बड़ा अच्छा लगता है, आप खाने के बहुत शौकीन है। देख के पता चलना चाहिए फूडी, लेकिन अभी तो उम्र बढ़ रहा है, थोड़ा सा अभी कंट्रोल भी चल रहा है, अभी लॉकडाउन पीरियड भी चल रहा है, तो सभी सब कुछ इस कंट्रोल में है। लेकिन हाँ, मैं एक जमाने में यू वोंट बिलीव आई वाज थिन लाइक दिस, तो उसके बाद एक मतलब स्टमक प्रॉब्लम हुआ और एंड व्हेन आई रिकवर्ड, उस टाइम से मेरा खाने का इच्छा भी बहुत बढ़ गया एंड आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट। तो लेकिन देखिए, यू वोंट गेट एनी गुड म्यूजिशियन जो खाने का शौकीन है, लेकिन आजकल तो ज्यादा नहीं खा सकता हूँ थोड़े बहुत खाता ही हूँ। तो बनाते भी है या? मैं एक्चुअली
मेरा मेरा गुरुजी अली अकबर खान साहब, he was a great cook, especially तीन चार डिशेस, he was absolutely amazing. मतलब जैसे दाल और मटन चिकन करी एंड खिचड़ी, आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा बनाते थे, पकाते थे। तो उनका डायरेक्शन में मैंने कुछ सीखा था, लेकिन बहुत दिन से एक्चुअली माय वाइफ हैज स्पॉइल्ड, वो तो मौका भी नहीं होता है तो मैं भूल भी गया। कभी कभी कुछ चीज भी करती है कि हाँ अभी तो बैठ के यहाँ पे सारे होके पूछ रहे हो कि क्या आज क्या खिला रहे हो, तो बना के दिखाओ। तो मैंने कहा तो आदत चला गया ना, तो यू विल बी वेरी एनॉयड कि जब मैं कहूंगा कि ये अच्छा वो कैसे देना चाहिए, वो कैसे देना चाहिए, ये कैसे देना चाहिए, तो आई डोंट वांट टू कॉम्बैट विद काइंड ऑफ थिंग। तो बस अभी भी अच्छा चीज जो है, लेकिन अभी मैं एकदम फ्राइड चीज एब्सोल्युटली आई ट्राई टू अवॉइड नाउ। बीच बीच में कभी कभी हो जाता है। आपके गुरुजी के साथ आपकी कुछ यादें रही होंगी जो एक मेमोरेबल, क्योंकि एक बहुत अलग सा रिश्ता जुड़ता है गुरु शिष्य का, तो वो यादें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत सारे हैं। जैसे बहादुर खान साहब का जो मैंने बोल रहा था कि he used to treat me like his own son। तो दफा ऐसे हुआ कि हर जगह पे ले जाते थे। एक्चुअली बहादुर खान साहब हैज ब्रॉट अप नॉट इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ सहबत कैसे, मतलब तमीज और तहजीब, वो भी सीखा। जैसे बहुत बड़े बड़े हस्तियां के साथ जब वो मिलते थे, मुझको लेके जाते थे, तो उठना बैठना सब कुछ, कैसे उनका आचार विचार कैसा होना चाहिए, सारे के सारे म्यूजिशियंस के साथ, वो भी एक दैट वाज अ ग्रेट ट्रेनिंग। आजकल वो संस्कार आजकल बहुत ज्यादा नहीं दिखा जाता है, तो आई ट्राई टू ट्रांसमिट इट टू माय स्टूडेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल का जनरेशन में सब, एक तो है ऐसा गुरु भी ज्यादा नहीं है, और आजकल बहुत मतलब आसानी से कुछ मिल जाता है। तब बहादुर खान साहब जब एक दफा मुझको सिखा रहे थे, एक दिन मल्हार लेके बैठा और दादू का अलाउद्दीन खान साहब वो एक्सरसाइज बुक लेके एक से एक मल्हार सिखा रहे थे, एंड आई वाज ऑलमोस्ट लाइक चोकिंग, क्योंकि एक दिन में अगर 4 दिन का खाना दे दिया जाए तो कैसा होगा, वो इंडाइजेशन हो, एकदम ऑन स्पॉट इंडाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने ही वाज इन मूड एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट मी ऑल दिस थिंग्स, चाचू के मल्हार, तो तुलिया मल्हार, जितने सारे मल्हार है। सो टायर्ड व्हेन आई केम बैक, इट वाज लाइक 10:30 11। तो उस जमाने में तो मोबाइल का कोई बात नहीं है, और उसी जमाने में रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज भी नहीं था, आई वाज नॉट अलाउड। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 7:30 वो जो लैंडलाइन फोन था उस टाइम पे, तो उसमें फोन आया, तो मेरा माँ फोन उठाई और बोले कि हाँ खान साहब क्या बात है, इतने जल्दी 7:30 बजे? नहीं कल उनको बुलाइए। तो बोले वो मेरा गुरु शिष्य का चीज है, वो उसको मैं नहीं बोलूंगा, उसको बुलाइए। तो मैं तो आई वाज वेरी नर्वस कि इतना सुबह क्यों उस्ताद जी बुला रहे। फोन आया, बोले क्या काल का मैं ये टेस्ट कर रहा था और जानना चाहता था कि काल जो एंटीबायोटिक्स जो था उसका इफेक्ट कैसा रहा, मतलब तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है उस्ताद जी। बोले नहीं, मैं 2 दिन बाद वो सब सुनूंगा, इसीलिए मैं खबर लिखा था कि हाउ यू आर फीलिंग। तो ये जो रिश्ता था ना, ये आजकल बहुत मुश्किल है, मतलब। और प्रोग्राम में लेके बैठते थे तो उसमें और सिखाते थे कि माइक्रोफोन एडजस्टमेंट, माइक्रोफोन में इंस्ट्रूमेंट को कैसे किया जा सकता है, जवाब
पकड़ने का जगह जो है, कहाँ सही जगह पे काम करने से एग्जैक्टली यू विल गेट द राइट साउंड, जो स्मूथनेस आना चाहिए, बोल्डनेस आना चाहिए, सारे के सारे चीज ना वो डिटेल में बताते थे। तो ये सारे बहुत कुछ है। और अलीबर खान साहब का तो जवाब नहीं है। वो मतलब मैं जब वहाँ पे कैलिफोर्निया में उनके कॉलेज में एक मेरा रूम था, उनका अपना रूम, ही गॉट मी दैट रूम यूज करने के लिए, और खुद आके मुझको खाना पकाना सिखाया, क्या मैं खा, मुझको लेके जाते थे रेस्टोरेंट में, मेरा जो पसंद, क्योंकि ही न्यू दैट आई एम वेरी फूडी, तो अच्छी चीज, मतलब ये चलो आज यहाँ पे चलो वहाँ पे चलो, तो वो तो एक अलग अलग जिंदगी था वो। आई स्टिल मिस हिम सो मच बोथ। और यूएस में मैं अभी इस साल तो जाने का मतलब कब तक बंद रहेगा मुझे मालूम नहीं है। तो उनका एक पावर ऐसा है, यू वोंट बिलीव, जब भी मैं उनके कॉलेज में उसी एरिया में जाता हूँ ना, आई गेट वेरी फ्रेश एनर्जी, और ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ लेके, इसलिए साल में 2-3 दफे मैं जाता हूँ, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो जितने दिन भी मैं वहाँ पे रहता हूँ, तो एक अलग एनर्जी और एक मतलब नया कुछ करने का एक इम्पेटस लेके मैं आता हूँ टिल नाउ। आपने अभी हमने अब बात की और आपने जो रिश्ता बनाया बताया बहुत खूबसूरत है। अभी स्कूल शिक्षण शुरू हो चुका है काफी समय से संगीत में, जो स्कूल की शिक्षा प्रणाली, और बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये कोर्स वो कोर्स वो कोर्स। व्हाट डू यू से अबाउट इट? संगीत शिक्षण पद्धति ठीक है, मतलब देखिए कोर्सेज है और यूनिवर्सिटीज में भी है, बहुत सारे कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें जानकारी तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन टू बिकम दिस इज नॉट गुड एनफ। परफॉर्मर होने के लिए बहुत सारे कुछ, एक तो है कि टोटल डेडिकेशन, टोटल एक समर्पण होना चाहिए, निवेदन होना चाहिए जी। तो और एक सब्जेक्ट पर और गुरु पर रिस्पेक्ट रखना चाहिए। ये कोई एटीएम मशीन नहीं है, कोई ऐसा है नहीं कि आप 2 साल बिताया और you will start getting the return from that machine. It's not possible. It's like a gamble. लेकिन एक सब्सटेंशियल टाइम देने के बाद you can expect something. और जो मतलब it is very difficult to describe in language कि ये जो आनंद जो मिलता है, that is not possible by in exchange of money. पैसा तो है, पैसा तो जिंदगी वो बिताने के लिए पैसे का जरूरत है, लेकिन जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो बोलता है, ये जो मिलता है, मतलब बहुत सारे पैसा बहुत सारे लोग कमाता है, लेकिन परफॉर्मेंस और बजाने के बाद जो अंदर से एक आनंद, शांति, आनंद मिलता है, जो मिलता है कि इसका कोई देयर इज नो कंपैरिजन। तो स्कूल शिक्षण का जरूरत है। देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल टू बिकम अ बिग और ग्रेट परफॉर्मर। ये तो एक्सेलेंस मास मतलब लॉट के नहीं हो सकता, लेकिन there are lots of other ways to earn money for livelihood. इसमें तो ये स्कूल शिक्षण जो है उसमें काफी कुछ काम डेफिनेटली हो रहा है। बहुत सारे म्यूजिक स्टूडेंट्स को ये स्कूल शिक्षण और स्कूल एजुकेशन के लिए काम भी मिल रहा है, ये अच्छा है। लेकिन those who are really interested to become a performer, उसके लिए only school education is not good enough, not adequate. That I can say. पंडित जी, उस्ताद बहादुर खान साहब से आपने बहुत रेयर चीजें सीखी हैं, कुछ रेयर पलटे सीखे हैं, उसमें से अगर आप कुछ सुना सके तो। नहीं, पलटे मतलब उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे कुछ, मैं जब बजाता हूँ कि हमारे घराने में जितने सारे चीजें, वो उनका हाथ का जो खूबी वो जो है
जो टोन है उसका, राइट हैंड मूवमेंट का, बहुत सारे कुछ उन्होंने इतना इतना करेजियस थे वो, ऐसे ऐसे चीज सरोद में आना बहुत मुश्किल है, ले आना, वो सब चीज कोशिश करते थे। और उनको even he didn't play a lot of things, he tried to make me play like that. इतने सारे ऐसे ऐसे पलटा उन्होंने रियाज कराया, जैसे ना सारे गा मा पा धा नी सा इन 3 octaves, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा इन 3 octaves। एंड स्पेशली सरोद में जो धा के बाद जो तान, सपाट 11 तान, हमारे घराने में बहुत से लोग बोलते हैं नहीं है, ये गलत है। If somebody listens to olden recordings of अलाउद्दीन खान साहब, आशीष खान साहब, बाबा एंड बहादुर खान साहब, पुराने रिकॉर्डिंग्स, उसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे बारीकी चीज वो करते थे। तो उसका एक्सटेंशन मैंने कोशिश किया, उसको लेके मैंने मतलब प्रैक्टिस किया और उसमें मनन चिंतन मैंने कोशिश किया, तो उसके जरिए वो जो पलटा वो डेफिनेटली हेल्प। तो उसमें जैसे मीर खंडी का काम सरल में ज्यादा नहीं होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ जैसे कि गरे नी रा नी रे गा रे 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 सा नी रे सा नी सा रे गा मा पा मा रे गा धा नी गा रे नी सा मा रा नी रा पा मा रा नी सा नी गा रे नी सा नी मा गा पा मा रा मा मा रे सा नी रे रे नी रा पा दा पा मा रे गा मा गा रे नी सा नी रे गा रे। तो इन द हायर स्पीड ये सब उन्होंने दिखाया। अभी जो भी चल रहा है ये कोरोना की वजह से एकदम बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है, बहुत ज़्यादा संगीतकार, बहुत सारे लोग परेशान हैं बेसिकली। आपको संगीतकारों का भविष्य, मतलब जो सिर्फ संगीत के कार्यक्रमों के ऊपर जी, जो जिनका लाइवलीहुड चलता है, जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इसी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, पूरे 24 घंटा उनका इसी में काम रहता है, उनका भविष्य या भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्योंकि अभी कार्यक्रम तो शायद 1-1.5 साल तक बिल्कुल नहीं होंगे उस तरह से जैसे होते हैं, आपको क्या लगता है, क्या अभी संभावनाएं क्या है? बहुत ही मुख्य बात यह है कि दिस कोरोना लॉकडाउन एंड ऑल दिस थिंग्स हैव व्हाट हैपेंड, इसका असर स्पेशली हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए बहुत ही असर फैल दिया। और जैसे कि बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो प्रोग्राम्स तो है, जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन क्लास करते हैं, ट्यूशन करते हैं, इधर उधर जा क्लास करते हैं, ये पूरा स्टॉप हो गया। फॉरेन टूर्स के लिए बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं जो फॉरेन टूर्स किसी तरह से बना लेते हैं, एक दफा जाते हैं, 2-3 महीने 4 महीने रह के जो पैसा वो कमाते हैं, वो दैट इज द मेन कैपिटल फॉर द होल ईयर। वो सब हो गया, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड टाइम। लेकिन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, 1 साल तक ऐसा लग रहा है कि 1 साल तक चलेगा। पहले तो लोगों के पास पैसा आना चाहिए एंड दे हैव टू बी सेफ, हेल्थ वाइज सेफ। उसके बाद खाना खाएगा, उसके बाद तो थोड़ा सा पैसा और देश का इकोनॉमी भी एक जगह पे आना चाहिए ना, उसके बाद तो सब कुछ एंटरटेनमेंट का और ये सब आएगा। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ये इसके जरिए बहुत सारे नया चीज हमने ढूंढा और बहुत सारे न्यू इनोवेशंस आर गोइंग ऑन। Online platform is going to be a very important and prime platform for livelihood. ये हो रहा है। Online classes तो है ही, जैसे कि मैंने I have already got some assignments of online concerts, जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल भी शुरू हुआ, जैसे मतलब संकट मोचन का वो डिजिटल हुआ और ये फंड रेजिंग कॉन्सर्ट भी बहुत सारे कुछ हो रहा है जो हमारे तरफ से क्या कर सकते हैं। और म्यूजिशियन आई हो भाई बहनों जो है, जो दोज हु आर रियली इन डायर नीड ऑफ फूड एंड मनी, तो हमारे तरफ से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे फंड इकट्ठा करके कुछ देना, वो तो है। लेकिन ये जो
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे कुछ आने वाला है डेफिनेटली। ये लॉकडाउन उठने के बाद भी मुझे लग रहा है कि इसका एक बहुत अच्छा भविष्य है ऑनलाइन। बट लाइव म्यूजिक के लिए लाइव म्यूजिक कब शुरू होने वाला है ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से राइट नाउ। तो दूसरी तरह वो सोचना ही पड़ेगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। We have not thought that in our lifetime we have to see this kind of pandemic. It's for some time at least. बंटी जी, आप बहुत अलग, बहुत रेयर, दुर्लभ राग भी बजाते हैं, मैंने सुने हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे जो प्रचलित राग हैं उनके अलावा अप्रचलित ऐसे राग है, आपके खुद के राग भी बहुत सुंदर हैं। अगर आप उनमें से कुछ सुनाना पसंद करें, कुछ भी आप सुनाना चाहें। मैं कोशिश करता हूँ जो राग वो मेरा गुरु का सृष्टि है, और ट्रेडिशनल राग भी बहुत सारे कुछ राग है जो बहुत ज्यादा मतलब सुना नहीं जाता है। मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं एक बहुत ही कम सुना जाता है, मैं थोड़ा सा टाइम के हिसाब से अभी थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन मैं थोड़ा सा वो गुंजी का राग सुनता हूँ। गुंजी का राग
वाह 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 पंडित जी, बहुत अच्छा। इतना सुंदर, इतना गंभीर राग भी, इतना मधुर, इतना सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुष्टुप संतान का जो प्रयोग है, it's हाँ like just putting one special thing on the eyes of the cake. बहुत सुंदर है वो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका इतना सारा समय आपने हमें दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। बहुत Thank कुछ। you. It was my honor and privilege to share my thoughts and ये जो मौका आपने दिया, अरे and I believe going to do a series of this kind of things, and that will definitely enhance and help to create the mahal of good music to the students. बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।